Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic peptic ulcer and thalassemia, which is related to the subject Pathophysiology Unit 3rd for B Farm first year second semester students. So in this PowerPoint presentation, I will discuss about some topics like definition of peptic ulcer and thalassemia, its types, etiology means causative agents, sign and symptoms, pathogenesis, diagnosis, treatment, prevention and complication of peptic ulcer and thalassemia. Definition and types of peptic ulcer. Definition: a condition in which wounds appear in the lining of stomach or duodenum, means beginning part of the small intestine, along with a burning stomach pain is termed as peptic ulcer. पेप्टिक अल्सर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा स्टमक की आउटर लाइनिंग में या ड्यूडेनम मतलब जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का बिगनिंग पार्ट होता है वहाँ पे किसी भी तरीके का वुंड या घाव हो जाता है जिसकी वजह से स्टमक में बर्निंग सेंसेशन या पेन होने लगता है और इस कंडीशन को हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं. Bacterium Helicobacter pylori and long-term use of NSAID means non-steroidal anti-inflammatory drugs are the main cause of peptic ulcer. हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरियम की इन्फेक्शन की वजह से या फिर ज़्यादा टाइम तक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करने की वजह से पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाता है. टाइप्स: पेप्टिक अल्सर आर मेनली ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स. पेप्टिक अल्सर दो टाइप का होता है. फर्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर और सेकेंड है ड्यूडेनल अल्सर. गैस्ट्रिक अल्सर: दिस अल्सर टाइप अफेक्ट द स्टमक लाइनिंग एंड मे बी एक्यूट और क्रोनिक. जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है नाम से ही पता चल रहा है कि ये बेसिकली स्टमक की आउटर लाइनिंग को ही अफेक्ट करता है और ये एक्यूट मतलब शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम का या फिर माइल्ड और क्रोनिक मीन्स सीवियर या फिर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम का इन्फेक्शन हो सकता है. Gastric ulcer is characterized by pain while the food is still in the stomach and arises within a short period of time after food consumption. गैस्ट्रिक अल्सर को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? बेसिकली जब हम फूड का इंटेक करते हैं और वो हमारे स्टमक में ही रहता है उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो पेन अराइज हो जाता है और ये बेसिकली जब हमने फूड का कंजम्पशन कर लिया होता है उसके बाद भी शॉर्टर टाइम पीरियड में भी हमें एब्डोमिनल रीजन में पेन होने लगता है. सेकेंड है ड्यूडेनल अल्सर. दिस अल्सर टाइप अफेक्ट द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मे बी एक्यूट और क्रोनिक. ड्यूडेनल वर्ड जहाँ यूज़ हो रहा है मीन्स यहाँ पे इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा अल्सर होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट को बेसिकली अफेक्ट करता है और ये भी एक्यूट या क्रोनिक दोनों ही कंडीशन का हो सकता है. Duodenal ulcer is characterized by pain when the stomach is empty. Duodenal ulcer में बेसिकली तब पेन अराइज होता है हमारे स्टमक में जब वो एम्प्टी होता है या फिर जब हम लोगों ने कुछ घंटों पहले खाना खाया होता है और सेवरल आवर्स हो चुके होते हैं उसके बाद हमारे स्टमक में पेन प्रोड्यूस होता है इन द केस ऑफ ड्यूडेनल अल्सर. etiology एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर. etiology: स्टमक की जो आउटर लाइनिंग होती है या ईसोफेगस या स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आउटर लाइनिंग होती है वो बेसिकली कुछ फैक्टर्स की वजह से डीजनरेट हो जाती है या रप्चर हो जाती है या फिर हम उसमें कह सकते हैं कि वुंड अपेयर हो जाता है. तो उसमें पहला फैक्टर है हमारा कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी के इन्फेक्शन की वजह से हमारे स्टमक में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है. नेक्स्ट है कि अगर हम लोग प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक NSAID मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लाइक एस्प्रिन या आइब्रोप्रोफिन इनका कंजम्पशन करते हैं तो उस केस में वुमेन में या फिर जो 60 एज प्लस के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चांसेस होते हैं कि उन्हें पेप्टिक अल्सर हो जाएगा. अगर कोई भी पर्सन ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करता है या स्मोकिंग करता है तो कुछ ड्यूरेशन के बाद उनके भी स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में वुंड अपेयर हो जाते हैं और उनके एब्डोमिनल रीजन में पेन होने लगता है. अगर किसी भी पर्सन को रेडियोथेरेपी
दी जाती है, मीन्स रेडिएशन के थ्रू थेरेपी दी जाती है, तो वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन की या फिर स्टमक की जो आउटर लाइनिंग होती है उसको डैमेज कर देती है और वहाँ पे अल्सर कॉज कर देती है। या फिर अगर किसी के भी स्टमक में कैंसरस जैसी कंडीशंस रहती हैं तो वो भी आपका अल्सरेशन कंडीशन को कॉज कर देता है। तो ये सारे बेसिक ईटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं इन द केस ऑफ पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। अगर किसी भी पर्सन को पेप्टिक अल्सर है तो उसके एब्डोमिनल रीजन में या फिर एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा, उसके साथ साथ उसको हार्ट बर्न भी हो सकता है, मतलब सीने में जलन होगी, नोजिया या वॉमिटिंग जैसी कंडीशंस हो जाएंगी, फटीग होगा मीन्स थकावट हो जाएगी, एब्डोमिनल रीजन में क्रैम्प उठने लगेंगे और इनडाइजेशन जैसी कंडीशन भी हो सकती है, मतलब वो अपना खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जो उसका स्टूल होगा वो डार्क कलर का होगा और उसका वेट भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं इन द केस ऑफ पेप्टिक अल्सर। पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर की जो पैथोजेनेसिस होती है वो बेसिकली 3 फैक्टर्स की वजह से होती है। फर्स्ट है कि ड्यू टू एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन, अगर हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो वो स्टमक की म्यूकोसल लेयर को डैमेज कर देता है, जिस वजह से स्टमक की आउटर लाइनिंग में वुंड अपेयर हो जाता है और पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाता है। सेकेंड है कि अगर कोई भी पर्सन ज़्यादा अमाउंट में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज़ करता है तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली एक ग्रुप ऑफ लिपिड होता है जो कि जो भी हमारी डैमेज सेल होती है, डैमेज लेयर होती है, वहाँ पे सिक्रीट होते हैं उस लेयर को या उस पर्टिकुलर ऑर्गन को बचाने के लिए। तो अगर हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगा तो पर्टिकुलर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर में या फिर स्टमक की जो आउटर लाइनिंग होती है वहाँ पे वुंड अपेयर हो जाएगा और पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाता है। थर्ड है कि अगर किसी भी पर्सन में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो वो भी गैस्ट्रिक एज वेल एज ड्यूडेनल म्यूकोसा को डैमेज कर देता है, जिस वजह से पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाता है। Diagnosis of peptic ulcer. Diagnosis. For the detection of peptic ulcer, following tests are performed. पेप्टिक अल्सर के डिटेक्शन के लिए हम कुछ फॉलोइंग टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसमें सबसे पहले है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी ऑफ द अपर जीआईटी confirm the presence of an ulcer and is performed यूजिंग ए फ्लैक्सिबल एंडोस्कोप। जो एंडोस्कोपी होती है हमारे अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, वो ये कंफर्म करती है कि अल्सर का प्रेजेंस कहाँ पे है और इसे हम लोग एक फ्लैक्सिबल एंडोस्कोप की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। ये जो फ्लैक्सिबल एंडोस्कोप होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें पाइप के सबसे बाहरी उस पर एक कैमरा अटैच होता है और उसको हम लोग माउथ के थ्रू अंदर इंसर्ट करते हैं और कंप्यूटर में मॉनिटर करते हैं जो भी वो इमेजेस इम्पार्ट करता है। और इसकी मदद से हम लोग ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि ईसोफेगस में, स्टमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के आउटर पार्ट में कहाँ पे हमें वुंड का अपीयरेंस हुआ है या पेप्टिक अल्सर किस पर्टिकुलर पार्ट में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरे स्टडीज़। एक्सरे इज परफॉर्म्ड आफ्टर ड्रिंकिंग ए थिक बेरियम सोल्यूशन। जो एक्सरे होता है वो बेसिकली हम लोग एक थिक बेरियम सोल्यूशन लेते हैं, उसको ड्रिंक करने के बाद ही किया जाता है। इस सोल्यूशन का ये यूज़ होता है कि इसकी हेल्प से जो पिक्चर्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर आती हैं और इस मेथड में एनेस्थीसिया का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है अदर टेस्ट। इसमें हम लोग कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें हम लोग हीमोग्लोबिन कंटेंट को चेक करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट कम है तो हम ये कह सकते हैं कि मे बी पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है, बिकॉज अगर पेप्टिक अल्सर होता है तो अगर हमारी स्टमक की आउटर लाइनिंग डैमेज हो गई है और ब्लड का लॉस हो रहा है तो एनीमिक कंडीशन भी हो सकती है। सेकेंड है हम लोग स्टूल अगर ब्लड टेस्ट करेंगे, मतलब ये देखेंगे कि स्टूल में अगर ब्लड है तो उसको डिटेक्ट करने के भी लिए भी हम लोग स्टूल टेस्ट करते हैं बेसिकली, या स्टूल कल्चर टेस्ट भी करते हैं। अदरवाइज बैक्टीरियल कल्चरिंग करेंगे एच पायलोरी का। एच पायलोरी जो इन्फेक्शन हुआ है उसका हम लोग कल्चर टेस्ट करते हैं और ये पता करते हैं कि कितना सीवियरिटी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कॉज हुआ है अभी एच पायलोरी की वजह से।
ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर में फर्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर अगर हम लोग अपने डाइट में कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर के रिकवर होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आइदर नेक्स्ट है सेशन ऑफ NaCid, कंजम्पशन ऑफ NaCid शुड बी स्टॉप्ड, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड तक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो वो पेप्टिक अल्सर को कॉज करता है, तो हमें इस तरीके की ड्रग्स का यूज़ नहीं करना होगा। नेक्स्ट है हमारा सेशन ऑफ स्मोकिंग। पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स आर एडवाइज टू क्विट स्मोकिंग as it is linked with an increased risk of peptic ulcer development, delayed healing। पेप्टिक अल्सर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आपको अल्सर है तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि स्मोकिंग क्या होता है कि वो और फर्दर अल्सरेशन को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर कोई भी पेशेंट स्मोकिंग कर रहा होता है तो वो हीलिंग को भी डिलेड कर देता है, मीन्स जो भी वुंड हुआ है उसको प्रॉपरली हील नहीं होने देता है। नेक्स्ट है आपका फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। फार्माकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर हम लोग कुछ कैटेगरी की मेडिसिन देते हैं, जैसे फर्स्ट है एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स। जो एक एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स होते हैं, दीज एजेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड टू मैनेज डिस्पेप्सिया। ये जो एजेंट्स होते हैं ये डिस्पेप्सिया कंडीशन को मैनेज करने के लिए दिए जाते हैं। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इम्पेयर्ड डाइजेशन। अगर डाइजेशन हमारा इम्पेयर हो गया है, प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग डिस्पेप्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। दीज आर एडमिनिस्टर्ड टू कंट्रोल द H. pylori एंड प्रमोट हीलिंग। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं एंटीबायोटिक्स कैटेगरी के जो कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं, और इसकी हेल्प से जो हीलिंग भी होती है वो प्रमोट होती है। इट ऑल्सो डिक्रीज द चांस ऑफ गैस्ट्रिक एंड डिओडेनल अल्सर, और ये गैस्ट्रिक और डिओडेनल अल्सर को फर्दर कॉज होने के जो चांसेस होते हैं उसको भी डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है एंटासिड्स। दीज न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड रिड्यूस पेप्सिन एक्टिविटी। एंटासिड बेसिकली जो गैस्ट्रिक एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और जो भी पेप्सिन की एक्टिविटी होती है उसको भी रिड्यूस करते हैं। दे आर रेयरली यूज्ड एज प्राइमरी थेरेपी। इनको हम लोग प्राइमरी थेरेपी में बहुत ही कम यूज़ करते हैं। हाउएवर कैन बी यूज्ड एज सप्लीमेंटल थेरेपी फॉर रिलीविंग पेन, और इनको बेसिकली हम लोग एज ए सप्लीमेंट थेरेपी यूज़ करते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। लास्ट है इसमें साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स। दीज एजेंट प्रोटेक्ट टिश्यू लाइनिंग, द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो एजेंट्स होते हैं ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है या स्टमक की जो आउटर लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन। इन द केस ऑफ पेप्टिक अल्सर हमें कुछ प्रिवेंशंस लेने होंगे, जैसे स्मोकिंग नहीं करनी होगी, अच्छी हाई फाइबर की डाइट का इंटेक करना होगा, ऐसा फूड नहीं कंजम्पशन करना है जो कि हमारे स्टमक में जाके इरिटेशन कॉज करे, मीन्स ज़्यादा हॉट या ज़्यादा स्पाइसी फूड हमें नहीं खाना है। अल्कोहल और कैफ़ीन को अवॉइड करना है। NaCid कैटेगरी की जो भी ड्रग्स होती हैं लाइक एस्प्रिन, आइबुप्रोफिन या नॉरप्लॉक्सोन, इनका कंजम्पशन हमें बंद करना है, और जो भी मील हम इंटेक कर रहे हैं उसको छोटे छोटे अमाउंट में हम लोग इंटेक करें फ्रिक्वेंटली, मतलब ज़्यादा सा मील एक बार में नहीं खाना है, छोटे छोटे अमाउंट में हमको मील का इंटेक करना है। Complication of peptic ulcer. First point है hemorrhages. Almost all the ulcers are characterized by more bleeding, which can be detected by blood in stool. जितने भी हमारे अल्सर्स होते हैं उनको हम लोग बेसिकली कैरेक्टराइज करते हैं कि उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बिकॉज हीमोरेजिस वर्ड का मीनिंग होता है कि अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में जो आउटर लाइनिंग है वो रप्चर हो जाती है तो एक्सट्रीम लेवल में ब्लीडिंग होने लगती है, उसे हम लोग हीमोरेजिक कंडीशन बोलते हैं। तो ये हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर के केस में कि अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है तो मीन्स हीमोरेजिक कंडीशन हुई है बॉडी में। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शंस। स्टोनोसिस ऑफ द पाइलोरस may result if a fibrous scar develop at the near of pylorus। अगर पाइलोरस के आसपास कोई भी फाइब्रस स्कार बन गया है तो वो हमारा स्टोनोसिस कंडीशन को कॉज कर देता है या ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज कर देता है। नेक्स्ट है मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन।
Less than 1% cases of gastric ulcer may turn into a carcinoma, while no case of malignant transformation of chronic duodenal ulcer have been reported yet. सिर्फ 1% या उससे कम केसेस देखे गए हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर के केस में कि वो कार्सिनोमा में टर्न आउट हुए हैं, लेकिन जो क्रोनिक ड्यूodenal अल्सर है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है कि वो मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन उसका हुआ हो कैंसर में। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन ऑल्सो नोन एज रप्चर्ड बाउल इज ए होल इन द वॉल ऑफ और द पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन है उसका ये मतलब होता है कि जो हमारा बाउल है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे एक होल हो जाता है। मीन्स कि जो लेयर होती है वो इतनी ज़्यादा रप्चर हो जाती है कि होल हो जाता है। तो अगर होल हो गया है तो उसे हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन भी कहते हैं। सेकेंड डिजीज़ है थैलेसीमिया। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। डेफिनेशन: an inherited blood disorder in which the body produces an abnormal form of hemoglobin is termed as thalassemia. थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है। इनहेरिटेड का मतलब होता है ऐसा डिसऑर्डर जो कि जेनेटिकली वाया जीन्स पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, उसे हम लोग इनहेरिटेड बोलते हैं। तो एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें कि हमारी बॉडी में एबनॉर्मल फॉर्म में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है और इसे हम लोग थैलेसीमिया कहते हैं। This disorder involves deterioration of large amount of RBC giving rise to anemia. ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें लार्ज अमाउंट में आरबीसी का डिटोरिएशन होता है। मीन्स आरबीसी ब्रेक डाउन होने लगती है या उसके शेप एंड साइज में कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाता है जिस वजह से हमें एनीमिया कॉज हो जाता है। थैलेसीमिया रिजल्ट ड्यू टू ए म्यूटेशन इन जीन और ए डिटेक्शन ऑफ सर्टेन की जीन फ्रेगमेंट। जो थैलेसीमिया होता है वो हमारा जीन्स में म्यूटेशन की वजह से भी हो जाता है या फिर जो हमारा की जीन फ्रेगमेंट्स होते हैं उसमें भी डिटेक्शन की वजह से या डिफ्रेंशिएशन की वजह से भी कॉज होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप का थैलेसीमिया होता है, एक होता है बीटा थैलेसीमिया और दूसरा होता है अल्फा थैलेसीमिया। जो बीटा थैलेसीमिया होता है वो बीटा ग्लोबिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। इसको हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा थैलेसीमिया मेजर और दूसरा होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। थैलेसीमिया मेजर जो होता है वो बेसिकली होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा ग्लोबुलिन जीन। जो बीटा ग्लोबुलिन जीन होते हैं उनके एब्सेंस की वजह से जो थैलेसीमिया होता है वो थैलेसीमिया मेजर होता है। और थैलेसीमिया इंटरमीडिया का मतलब होता है ये होता है ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन। अगर बीटा ग्लोबिन जीन में कोई भी अल्टरेशन हो गया है तो उस वजह से जो थैलेसीमिया कॉज होगा उसको हम बोलेंगे थैलेसीमिया इंटरमीडिया। नेक्स्ट है अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया बेसिकली होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा ग्लोबिन। अल्फा ग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बेसिकली अल्फा ग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए 4 जीन रिक्वायरमेंट होते हैं। तो अल्फा थैलेसीमिया को हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हीमोग्लोबिन एच। हीमोग्लोबिन एच का मतलब होता है ये बेसिकली अकर होता है ड्यू टू एब्सेंस और चेंज इन 3 जीन्स। जैसा कि मैंने बताया कि अल्फा ग्लोबिन के बनने के लिए 4 जीन रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर 3 जीन्स में एब्सेंट है या कोई भी उसमें चेंजेस हैं उस वजह से जो हमें थैलेसीमिया होगा उसको हम हीमोग्लोबिन एच बोलेंगे। और नेक्स्ट होता है हाइड्रोपस फेटियलिस। ये बेसिकली अगर जो चारों जीन्स होते हैं उनमें अगर चेंजेस हो जाते हैं या वो एब्सेंट हो जाते हैं उस वजह से जो हमें थैलेसीमिया कॉज होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोपस फेरिटेलिस। नेक्स्ट है ईटियोलॉजी। थैलेसीमिया डेवलप व्हेन डीएनए म्यूटेशन इन सेल मेकिंग हीमोग्लोबिन अकर। थैलेसीमिया बेसिकली तब होता है जब जो हमारा सेल्स में डीएनए होता है उसमें कोई भी म्यूटेशन हो जाता है जिस वजह से जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो एबनॉर्मल फॉर्म में प्रोड्यूस होने लगता है। दीज म्यूटेशन आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। और ये जो म्यूटेशंस होते हैं ये पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में पास होते हैं। थैलेसीमिया इन्वॉल्व एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हेल्दी आरबीसीज। थैलेसीमिया में बेसिकली क्या होता है एबनॉर्मल प्रोडक्शन होने लगता है हीमोग्लोबिन का या फिर हेल्दी आरबीसीज का।
Sign and symptom and pathogenesis of thalassemia. Sign and symptoms. In the case of thalassemia, फटीग एंड वीकनेस की कंडीशन होती है, स्किन का कलर पेल या येलोइश हो जाता है, फेशियल बोन्स में डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, ग्रोथ डिले हो जाती है, यूरिन डार्क कलर की होती है और एब्डोमिनल रीजन में स्वेलिंग हो जाती है. नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस. Thalassemia involves genetic mutation which reduces the levels of urobilin by increasing its excretion. जो थैलेसीमिया होता है उसमें जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जो यूरोबिलिन होता है उसका लेवल रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उसका एक्सक्रीशन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है. हीमोग्लोबिन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूरोबिलिन इलेक्ट्रोपोरेसिस. जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हम लोग यूरोबिलिन इलेक्ट्रोपोरेसिस की हेल्प से भी डिटरमाइन कर सकते हैं. एन इंक्रीज लेवल ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन डिटरमाइन द सिंथेसिस रेट ऑफ ग्लोबिन चेन. अगर फीटल हीमोग्लोबिन का जो लेवल है अगर वो इंक्रीज है तो वो ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस रेट को डिटरमाइन करता है. बेसिकली थैलेसीमिया की पैथोजेनेसिस के केस में थैलेसीमिया हमारा कॉज होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ यूरोबिलिन. तो हम लोग ने बोला कि दो तरीके का थैलेसीमिया है, एक है बीटा थैलेसीमिया. तो अगर अल्फा चेन ग्लोबुलिन एक्सेसिव अमाउंट में होगा तो वो बीटा थैलेसीमिया को कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होती है और एनीमिया कॉज हो जाता है. या फिर बोन मेरो एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है तो लिवर टॉक्सिसिटी या फिर बोन डिफॉर्मिटीज़ जैसी चीज़ें हो जाती हैं. नेक्स्ट है कि जो अल्फा थैलेसीमिया है वो हमारा अगर बीटा चेन ग्लोबुलिन ज़्यादा अमाउंट में होता है तो वो अल्फा थैलेसीमिया को कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंडिस जैसी कंडीशंस हो जाती हैं. Diagnosis and treatment of thalassemia. Diagnosis. The doctor may perform blood test of the suspected child and in case of positive result, the blood test indicates. डॉक्टर जो होता है वो बेसिकली जो भी सस्पेक्टेड चाइल्ड होता है उसमें ब्लड टेस्ट परफॉर्म करता है और अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो कौन कौन से वो जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करते हैं कि आरबीसी का जो लेवल है वो लो है, आरबीसी का जो साइज़ है वो वेरिएंट साइज़ या शेप का है या फिर आरबीसी स्मॉलर साइज़ के हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं और इन सारी चीज़ों को देखकर अगर हमारा ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो मीन्स हम ये डायग्नोज कर लेते हैं कि जो भी चाइल्ड है उसको थैलेसीमिया है. सेकेंड जो टेस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कोर आयोनिक वेलियस सैम्पलिंग. दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन द 11th week of pregnancy by removing a piece of placenta for clinical evaluation. ये बेसिकली जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो 11 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जब होती है उस टाइम पे परफॉर्म किया जाता है. इसमें जो प्लेसेंटा होता है उसका एक छोटा सा पार्ट रिमूव किया जाता है और उसको फर्दर क्लिनिकल इवैल्यूएशंस के थ्रू देखा जाता है कि पेशेंट में जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से थैलेसीमिया होने के चांसेस तो नहीं हैं. नेक्स्ट है ट्रीटमेंट. थैलेसीमिया क्योंकि हमारा इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है तो इस केस में हम लोग क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल फॉर्म हो रहा है या आरबीसी एबनॉर्मल फॉर्म हो रही है तो ट्रीटमेंट में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे. कुछ मेडिकेशंस हम लोग देते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक टू रिड्यूस द पेन. सर्जिकली रिमूवल ऑफ स्प्लीन का हम लोग सर्जिकली रिमूवल कर लेते हैं इन द केस ऑफ अगर हमारा स्प्लीन इन लार्ज कंडीशन में है तो. और फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट्स को. प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ थैलेसीमिया. प्रिवेंशन इसमें फर्स्ट है जेनेटिक स्क्रीनिंग. जेनेटिक स्क्रीनिंग एक ऐसी स्क्रीनिंग होती है जो कि हम लोग बेसिकली उसमें ये देखते हैं कि जीन्स में किस तरीके से म्यूटेशन हुआ है तो ये हम लोग जो पेरेंट्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग कराते हैं. सेकेंड है न्यूनेटल स्क्रीनिंग. न्यूनेटल स्क्रीनिंग का मतलब होता है जो भी न्यू बॉर्न्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग कराई जाती है. उसमें ये देखा जाता है कि उनको कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज़ तो नहीं है, मीन्स उनको कोई बाय बर्थ डिजीज़ तो नहीं है जो कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुई हैं. तो ये दो हम लोग स्क्रीनिंग कराएंगे इन द केस ऑफ थैलेसीमिया. कॉम्प्लिकेशन इन द केस ऑफ थैलेसीमिया हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कार्डियक एरिथमिया कंडीशन होती है. कार्डियक एरिथमिया का मतलब है कि जो हमारा हार्ट रेट का रिदम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. अदर बोन डिफॉर्मिटीज़ भी हो जाती हैं. तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है इन द केस ऑफ थैलेसीमिया. रेफरेंसेस. दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है. थैंक यू सो मच.